हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो आरयू पैट का रिजल्ट था वो आ चुका है। बट ये जो रिजल्ट है गाइज, इसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। सो उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी ऑथेंटिक और टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। ये जो रिज़ल्ट है वो हाफ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं। कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा कल से परेशान थे और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज थी, बट ड्यू टू सम इशू आपका जो वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। बट अब जो वीडियो है इसमें आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। ऑल्दो द कंडीशन इज़ दैट कि आप लोग बस लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इससे पहले भी मैं मेरी 2 वीडियोस लॉन्च कर चुकी हूँ और उसमें काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने सही से देखा होता तो आपको आपके काफ़ी जवाब वहीं मिल जाते हैं और जो आपने रिजल्ट आने के बाद से लेकर इस वीडियो को देखने तक का सफ़र तय किया वो नहीं करना पड़ता। सो बात करते हैं। इस तरीके से सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया है और मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और एक बताया गया है आपको स्कोर फॉर मेरिट कैलकुलेशन, और देन लिखा गया है रिजल्ट क्वालिफाइड, ठीक है। जो नॉन क्वालिफाइड है उनकी तो बात ही हम खत्म कर देते हैं कि वो आगे तो कुछ देखने वाला सीन है नहीं उनका। अब बात यह है कि जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, स्कोर फॉर मेरिट कैलकुलेशन है और क्वालिफाइड जो आया है, तो 2-3 जो क्वेश्चन है मेन पहले वो बता देते हैं और फिर जो कैंडिडेट्स के क्वेश्चन रहे हैं कुछ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन है ये रहा है आपका जो 150 का पेपर हुआ था ना गाइस, उसमें से आप जो अपनी OMR में फिल करके आए हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 83। बट फाइनल मेरिट जब बनेगी तब यूनिवर्सिटी ने पहले अपने ऑर्डिनेंस में बताया था कि रिटर्न एग्जाम का 70% वो लोग लेंगे, ठीक है। तो जो 83 है ना, इसका 70% इन्होंने 58.1 लिया है। अब बात है क्वालिफाइड का, ये मतलब है कि मैम हमारा PhD में सिलेक्शन हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पर क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है या फिर नहीं हुआ। जो नॉन क्वालिफाइड है वो तो सीधे सीधे बाहर है, वो तो आगे वाली रेस में है ही नहीं। बट जो क्वालिफाइड है उनको अभी एक रेस और लड़नी है, ठीक है, जिसे हम इंटरव्यू वाले फेज़ का नाम दे सकते हैं यहाँ पर। सो ये बात ध्यान रखना, जिनके क्वालिफाइड लिखा आया है गाइज, 2 गुना 3 गुना 5 गुना जैसा कोई सिनेरियो इस वाले रिजल्ट में नहीं है। जिनका क्राइटेरिया 50% का क्राइटेरिया था, जनरल कैटेगरी में 50% से ऊपर और रिजर्व कैटेगरी में 45% से ऊपर, उससे ऊपर जिनके नंबर हैं उन्होंने उन कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड बता दिया है। बट अब हम बात करते हैं कि मैम फाइनल मेरिट फिर कैसे रेडी होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू RU ऑर्डिनेंस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट जो बनने वाली है वो इस तरीके से बनने वाली है गाइस। 70% ऑफ यूनिराज पेट टेस्ट स्कोर, जो कि सभी के जो आपके स्कोर्स आए हैं उनमें बता दिया गया है, और 30% ऑफ स्कोर सिक्योर्ड इन द इंटरव्यू एज अंडर। क्लियर। अब यहाँ पर जो मुद्दा है कि मैम आगे क्या होगा, तो आगे आपके पास एक चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन जहाँ पर आपका रिजल्ट आया था नीचे दिया हुआ था कि सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी इस 29 फरवरी 2024 अप टू 4 PM। तो इसकी बात कर लेते हैं पहले एक बार हम लोग इस। सो मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स का ये पूछना था कि मैम क्या हम कभी भी जा सकते हैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? तो इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिकॉज अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात ये है, काउंसलिंग के लिए ये लोग आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं तो आपको केवल फ़ोटोकॉपीज़ भेजनी है। गलती मत करना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने की इन द सेंस कि आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आपके कि मैम हम हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो पोस्ट करवा सकते हैं क्या? सो गाइज इट्स डिपेंड ऑन लाइक कि आज संडे है जब हम ये वीडियो देख रहे हैं और 26 to 29 में जो आपका पोस्ट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है बाय पोस्ट पहुंच तो जाएंगे। बट ऐसी कोई गाइडलाइन उन्होंने यहाँ दी नहीं है, ठीक है। और ना ही इन्होंने यहाँ पर ये कह रखा है कि आपको खुद को ही सबमिट करना है। अब यहाँ पर है आपका सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा दूर का है तो मेरा मानना है कि उनका यूनिवर्सिटी के कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉर्म एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर वो बाय पोस्ट भिजवा रहे हैं तो, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पॉसिबल भी है। बट फिर भी आप जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से एक बार ज़रूर कन्फर्म करिएगा कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे पास 4 दिन है आप लोग भेजें और किसी तरीके से अगर नहीं पहुंचता है तो कुछ इशू वगैरह हो। तो इस चीज़ को आप अपने लेवल पर एक बार क्लियर करें। मैं फिर भी कोशिश करूंगी, कल मंडे है, अगर मुझे क्लियरिटी हो पाती है तो मैं व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या फिर टेलीग्राम दोनों पर इस चीज़ को पोस्ट कर दूंगी कि आप पोस्ट कर सकते हो या फिर नहीं। नेक्स्ट है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करवाना है। तो एक चीज़ तो उन्होंने लिख दी है, सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपने निकलवाया था वो आपको सबमिट करना है। इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उनकी प्रॉपर जो फोटोकॉपीज़ हैं वो लगेंगी। जो सेमेस्टर सिस्टम वाले कैंडिडेट्स हैं ध्यान रखिएगा गाइस,
बोथ साइड फोटोकॉपीज लगाना अपने पीजी की, क्योंकि वहाँ पर पीछे ग्रेडिंग सिस्टम लिखा होता है। तो 10 12 ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। आपकी फॉर्म की हार्ड कॉपी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये जो स्कोर कार्ड है ये, ठीक है, यूजी पीजी, इसके अलावा नेट जेआरएफ का सेट का कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये सब चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपको लगाने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक नोट और दिया गया था कि रिजल्ट कैन चेंज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे, ये बात आपको भी ध्यान है। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के जो सर्टिफिकेट वगैरह थे उन्होंने उस टाइम लाइक हो सकता है जैसे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं, अपडेटेड नहीं थे, नॉन अपडेटेड थे, तो वो वाले इश्यूज देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मुद्दा फंसेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे जो ऑलरेडी मुझसे पूछ भी रहे हैं कि मैम हमारा तो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, हम क्या करें। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी मेरा वीडियो में बताया था कि ठीक है, अगर अभी आप अपलोड कर रहे हो तो एक बार को सेफ जोन के लिए आप कर दीजिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा लेना। कुछ जो डिपार्टमेंट्स अगर स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है अलाउ नहीं भी करें, मे बी पॉसिबल। अदरवाइज तो एक चांस है कि ठीक है, वो आपको चांस दे सकते हैं कि ठीक है आप 5-10 दिन में करवा देना, अभी आप नॉर्मल सर्टिफिकेट करवा दीजिए, एक एप्लीकेशन लिखवा लें। बट ये सब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और अगर उनको आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर वो आपको ऑब्वियसली बात है कि जनरल कैटेगरी में मानेंगे। इसी के साथ जो कैंडिडेट्स राजस्थान के बाहर के रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो ये तो थी हमारी गाइज वो बातें जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। अब नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, और कुछ क्वेश्चंस फिर हम बात करेंगे जो आप लोगों के रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा था कि 2 टाइम ऑफ कैंडिडेट्स को ये लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर 2 टाइम ऑफ कैंडिडेट का मतलब हम देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस एडिशनल कैंडिडेट्स कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द डिपार्टमेंट। बट उसके लिए जो डीआरसी है उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपने 2 गुना से ज़्यादा को बुला कैसे लिया, इसका रीज़न बताइए। इसमें एक चीज़ रह गई थी, वापस बता देती हूँ। कुछ जो कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि मैम ये समझ में नहीं आया स्कोर फॉर मेरिट कैलकुलेशन, तो ये वही है गाइज, जो 70% आपका कैलकुलेट होगा ना, तो आपके स्कोर का 70% यहाँ पे काउंट किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट है, या फिर ऑब्वियस बात है कि सभी के पास अपनी अपनी मार्कशीट्स हैं, तो यहाँ पर जो मार्क्स ऑब्टेन है वो केवल उसी कंडीशन में मैटर करेंगे कि अगर 2 बंदों की इंटरव्यू के बाद फाइनल मार्किंग है वो सेम आ रही है, तो फिर वो यहाँ पर रिटर्न का देख सकते हैं। अदरवाइज अभी जो वैल्यू है वो 58.1 की है, यानी कि जो स्कोर फॉर मेरिट कैलकुलेशन है, ये मेरिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद 2 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी सीटें, ऑब्वियसली बात है कि उसके अकॉर्डिंग 2 गुना कैंडिडेट्स ये लोग बुलाएंगे। अब रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा बहुत मे बी फ्लक्चुएशन वगैरह हो जाए, या जो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वो चीज़ देखिएगा। और अगर कुछ डिपार्टमेंट लिबरल रहते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट में शायद आर्ट्स का कोई डिपार्टमेंट था, वहाँ पर 16-17 फॉर्म ही आए थे। अब हो सकता है उसमें 5-10 ने तो 5-10 लाइक 2-3 ने तो अगर क्वालिफाई नहीं करा, 12-13 ही हैं, 7 सीटें थी, तो उनको तो सबको बुला लेंगे वो, इवन कि 2 गुना भी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे ज्योग्राफी है, वहाँ पर 99 सीट्स हैं, तो 200 कैंडिडेट तो डायरेक्ट यहाँ पर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बन सकते हैं। अब डिपार्टमेंट कितना लिबरल रहता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली 2 गुना को बुला रहा है या फिर 3-4 गुना को भी बुला रहा है, वो सारी चीज़ें काफ़ी चेंजेबल हैं, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करती है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल हम कह सकते हैं। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ध्यान रखना, मैं बता दूं, जो अभी क्वालिफाइड लिखा है इसका मतलब आपका पीएचडी में सिलेक्शन अभी फाइनल नहीं हुआ है, इंटरव्यू बचा है। जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 70% जो हमारी मार्कशीट में लिखा आया है वो, और 30% इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपका पीजी में क्या मार्क्स रहा है। ऑल्दो 2 से 3 वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, बट फिर भी एक बार और जनरली मैं बता देती हूँ। यूजी में इन मार्क्स का रहेगा, 12th में ये जेआरएफ है तो मैक्सिमम 10 मिलेंगे, नेट सेट एमफिल है तो 7 नंबर मिलेंगे। इसके बाद एक जो नई चीज़ यहाँ पर है, इंटरव्यू में हम लोग करेंगे क्या, तो जस्ट मैंने पहले मेरा वीडियो बनाया कि हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं डीप में, अगर आपको देखना है, जानना है। तो यहाँ पर जनरल सी बात करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम सिनॉप्सिस 29 को ही सबमिट करनी है क्या। पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा, इस सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल बोथ आर डिफरेंट थिंग। समझिएगा बात को। रिसर्च प्रपोजल एक वो चीज़ है कि आप जाकर पर्टिकुलर अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में ये चीज़ बता रहे हैं कि मेरा ये टॉपिक है और हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं इन फ्यूचर। और सिनॉप्सिस वो होती है जब डीआरसी आपका टॉपिक कंफर्म कर देती है इन फ्यूचर, और आपके ऊपर एक तरीके से सील लगा देती है कि हाँ भाई साहब या फिर मैडम आपका ये टॉपिक है, आप इस पर वर्क कर सकते हो, तब बनती है सिनॉप्सिस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर 1000 से 1500 वर्ड यानी कि 5 से 7 पेजेस का आपका एक कंटेंट रहेगा। इसमें कुछ बच्चे थे, हालांकि मैंने बताया था
कि समय चेंज हो चुका है, निबंध जैसा नहीं लिखना है हमें, हम मतलब 10वीं 12वीं कक्षा में नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश में एक ऐसे लिखना है हमें बनाना है रिसर्च प्रपोजल अपने पीएचडी के लिए, और न्यू एनईपी वगैरह के अकॉर्डिंग चीज़ें जिस अकॉर्डिंग चेंज हुई हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस अभी देख रहे हैं। पहले सिस्टम नहीं था बट सिस्टम है, तो हमें भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा। एक तो कोई भी स्टूडेंट अपना थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाए और नॉर्मल पेज पेपर पे कॉपी पेन के अकॉर्डिंग ये ना लिख के जाए गाइस, ठीक है। ले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपका मर्डर ही कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं है, बट ये आपकी खुद की एक स्किल की बात है, आपके खुद की एक स्टैंडर्ड की बात है कि आप एक पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हैं आरयू जैसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर अगर आप अपने पेन पेपर से दिखाते हैं चीज़ें, ऑल्दो अगर आपका टॉपिक बहुत ही ब्रिलियंट एडवांस है तब तो वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कि आप कैसे लेकर आए, क्या करके लाए। बट यहाँ पर एक जनरल सी बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि आपका जो मटेरियल रहना चाहिए वो टाइप्ड रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ है, इसमें रहेगा क्या क्या, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथडोलॉजी, और इसके अलावा आप छोटा सा पार्ट इसमें इंट्रोडक्शन का भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में हम बताना चाह रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन नहीं दें तो वो अजीब हो जाएगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंट्रोडक्शन वहाँ पर होना चाहिए। अब एक चीज़ जो कन्फ्यूजिंग है उस पर हम बात कर लेते हैं। पॉइंट 4 हमें कह रहा है कि द प्रेजेंटेशन विल बी मेड बिफोर डीआरसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिसर्च जो कमेटी बनेगी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है। अब इन्होंने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पीपीटी से प्रेजेंटेशन देना है। वैसे प्रेजेंटेशन का मतलब हम यही मानते हैं कि आपको पीपीटी से प्रेजेंटेशन देना है, बट चूंकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया तो यहाँ पर 2 सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हो सकते हैं। एक तो ये कि आप नॉर्मल अपना रिसर्च प्रपोजल ले जाएँ 5 से 7 पेज का जो प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी 2 से 3 कॉपी लेके जाएँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डीआरसी कमेटी बैठेगी तो इकलौते कोई प्रोफेसर तो वहाँ पर होंगे नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो 5-7 पन्ने ही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबके हाथ में की कॉपी होनी चाहिए। एक कॉपी इनफन मेरा मानना है कि कैंडिडेट खुद के भी हाथ में लेकर बैठे, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है, कुछ रहता है तो वो एकदम से बोल पाए। रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें बता दूं, अगर कोई बच्चा बहुत एडवांस करना चाहता है तो मेरा मानना ये है कि दे शुड ऑल्सो प्रिपेयर पीपीटी, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा सा कन्फ्यूज़न है ना, और हम अब क्यों हम पीछे रहें, अगर हमने इतना बड़ा एग्ज़ाम दिया है, हम 2 गुना में आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। अब एक चीज़ ये और है कि 2 गुना का पता कैसे चलेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट कैसे बन रही है, और भी कुछ चीज़ें, मतलब वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियरिटी चाहिए और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। तो एक तो 2 गुने अभ्यर्थी जो आप ये काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं ना, इसके बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अपनी एक लिस्ट जारी करेगा जो कि यूनिवर्सिटी की साइट पर अवेलेबल होगी, और उसमें आपका नाम या रोल नंबर या फादर्स नेम कुछ भी अवेलेबल हो सकता है, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इस तरीके से तो आपको ये मालूम चलेगा कि 2 गुना का मतलब हमें कैसे चलेगा। जो कैंडिडेट्स 2 गुना में नहीं आए तो इट मीन सिंपल इज़ दैट कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं, बट दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट MLSU में आप लोगों के लिए ओपनिंग्स आई हुई हैं, तो आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक रिलेटेड वीडियो पड़ा है मेरा वहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे गाइज आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसके बारे में। तो जब हमने इतना अच्छा फॉर्म भरा है, क्लियर करा है, तो एक PPT बनाने में कहाँ इशू है। तो अपनी प्रिपरेशन आप इतने बेस्ट लेवल पर लेकर जाएँ कि कोई आपको बीट नहीं कर पाए। आपको रिटर्न फॉर्मेट में तो अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना ही जाना है, बट कोई बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है और एडवांस, तो अकॉर्डिंग टू मी आप PPT भी बनाकर ले जा सकते हैं। इट विल लाइक अ गुड इंप्रेशन ऑन देम। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है वो लोग देखें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इंटरव्यू होगा तो एक ही दिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का होगा। अब वो कितना टाइम आपको दे पाते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, वो सब एक अलग सर्कमस्टांसेस की बातें हैं, बट हमारी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, हमें तो उस पर फोकस रखना है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आप चैनल पर सर्च करोगे 2nd या 3rd नंबर की आपको वीडियो मिल जाएगी। MLSU वाली वीडियो से जस्ट पहले वाला वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में अंतर है। और इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट्स थे तो उनका ये कहना था कि मैम थीसिस भी लेकर जानी है क्या। गाइस थीसिस जिस दिन आप अपनी PhD कंप्लीट कर लोगे ना, जिस दिन आपका वाइवा होगा उससे जस्ट पहले थीसिस सबमिट होती है। अभी आपकी थीसिस सबमिट नहीं होती है, तो पहले अपना जो छोटा सा जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कोशिश करें कि आप ये क्लियर कर पाएँ, क्योंकि अगर वहाँ आपके मुँह से कोई गलत शब्द निकलता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर एग्जामिनर का या फिर इन्विजिलेटर जो आपके इंटरव्यूअर बैठे हैं उनका आपके ऊपर डाल देता है। तो मेन चीज़ें तो गाइज ये थी कि किस तरीके से क्या करना है आपको और क्या नहीं करना। अब कुछ जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे सो मैं बता देती हूँ आपको कि कैंडिडेट्स ने किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन था गाइज कि
ओबीसी सर्टिफिकेट मेरा लैप्स हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी का पुराना लगा दूँ क्या? हालांकि मैंने मेरे इस वीडियो में ऑलरेडी जवाब दे दिया है, पर फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि कोशिश करें कि आप नया लगा पाएँ, बेटर है। और नेक्स्ट है आपका, अगर नहीं लगाओगे नया तो मे बी आपको थोड़े दिन की वो लोग छूट दे दें, कोई एप्लीकेशन लिखवा लें, एफिडेविट लगवा लें। बाकी कोशिश ये करो कि बिना किसी रिस्क के आप अपना डीवी करवा पाओ। नेक्स्ट है मैम, एकेडमिक के नंबर कब काउंट होंगे? तो एकेडमिक के नंबर आपके जब आप इंटरव्यू देने जा चुके होंगे और जब फाइनल मेरिट बनेगी तब काउंट होंगे। इंटरव्यू कॉल पैट के रिजल्ट से तैयार होगा या फिर एकेडमिक को मिलाकर? तो दोनों को मिलाकर होगा, पैट के रिजल्ट से भी और एकेडमिक्स को मिलाकर भी। 70% प्लस 30%। रिसर्च प्रपोजल कितने पेज का होना चाहिए मिनिमम? इन्होंने 1000 से 1500 वर्ड लिखा है, तो 5 से 7 पेजेस होने चाहिए। और अगर बिल्कुल ही मिनिमम आप रखना चाहते हो तो एटलीस्ट 4 पेजेस तो उसमें होने चाहिए। बट एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल मेरे अकॉर्डिंग, और इन्होंने जैसे गाइडलाइन दी है 1000-1500, तो 5 से 7 पन्ने का होना चाहिए। नेक्स्ट है, कैन यू टेल मी व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इन द डिपार्टमेंट? मैंने बता दिया है ये भी स्टार्टिंग में। एंड ऑल्सो दे हैव मेंशन दैट वी नीड टू गिव अ थीसिस ऑफ 1000 वर्ड्स अप्रॉक्स। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया है। हाँ देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इनका क्वेश्चन है, आई एम एक्चुअली रीडिंग दीज क्वेश्चन फ्रॉम माई व्हाट्सएप। सो आप ये मत सोचना कि मैम क्या बता रहे हैं और क्या चल रहा है, जस्ट लिसन द थिंग्स। एंड ऑल्सो दे हैव मैंशन दैट वी नीड टू गिव अ थीसिस ऑफ 1000 वर्ड्स अप्रॉक्स। तो यहाँ पर वर्ड आ गया है थीसिस वाला। थीसिस नहीं गई, थोड़ा सा फोकस करें, रिसर्च प्रपोजल की बात हो रही है। थीसिस तो आपकी बाद में भविष्य में बनेगी जब 200-250 पेजेस की बनेगी। और व्हाट डू वी नीड टू राइट इन दैट, उसके लिए आप मेरा जो वीडियो है रिसर्च प्रपोजल का वो ज़रूर देखें। एंड ऑल्सो हाउ इंटरव्यूज कंडक्टेड एंड व्हाट इज आस्क्ड, डू दे आस्क अबाउट सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस और व्हाट, ठीक है। और इनका एक क्वेश्चन हो रहा है, एंड ऑल्सो मैम हाउ इज़ द मेरिट कैलकुलेटेड। तो दोनों के जवाब मैं बहुत अच्छे तरीके से दे देती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। इंटरव्यू का एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरव्यू में 2 चीज़ें ऊपर आपका जो है, आपके इंटरव्यूअर्स उनका फोकस रहेगा। एक तो रिसर्च मैथडोलॉजी आपका जो बेसिक है, आपके जो हम कह सकते हैं रिसर्च स्किल्स हैं, कितना डीप जा रहे हैं, कितना डीप नॉलेज है। मे बी पॉसिबल कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी पूछ सकें। तो ध्यान रखना, 2 चीज़ें तैयार करनी है आपको, रिसर्च मैथडोलॉजी, एक रिसर्च प्रपोजल जो आप लेकर जा रहे हो वो, और एक आपका सब्जेक्ट, क्योंकि कब सुई कहाँ घूम जाए कुछ नहीं कह सकते। तो तीनों चीज़ें आपको तैयार करनी है। अब कितनी डेप्थ में करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, उसका तो जवाब यही है कि बेसिक्स तो एटलीस्ट आपके अच्छे होने चाहिए। बहुत डीप में तो उनको भी पता है कि कितना क्या रहता है बच्चा पानी में, बट ऐसा नहीं हो कि उनसे आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप उनके भी आंसर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट को छोड़कर जिनमें कम बच्चे हैं, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर इंटरव्यूअर शायद बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाएंगे। तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से खुद को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना रहेगा, ताकि आप जो नंबर है 10 नंबर हमारे इंटरव्यू के, वो पूरे में से पूरे ला पाएँ। मैम हाउ इज़ द मेरिट कैलकुलेटेड? तो आपको यहाँ पर स्कोर फॉर मेरिट कैलकुलेशन दिख रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा आपका, और एक आपका एकेडमिक्स प्लस इंटरव्यू, इनके मार्क्स भी एड ऑन होंगे। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न और है, सो वो चीज़ मुझे भी थोड़ा सा कम क्लियर है। एंड मुझे इस चीज़ में रहता नहीं है कि यार मुझे क्लियर नहीं है तो मैं कुछ रूमर फैला दूँ, या अब मुझे नहीं है तो नहीं है, तो सीधी सी बात है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 10, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है गाइज कि जो आप रिसर्च प्रपोजल लेकर जाएंगे उसका ये लोग एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं 10, या फिर इसी 10 मार्क्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि अगर रिटर्न के भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है एडवांसली, तो आपका रिसर्च प्रपोजल और भी शानदार होना चाहिए। और 10 मार्क्स इंटरव्यू में तो जो केवल आपसे वो पूछ रहे हैं, वो आपका वे ऑफ टॉकिंग जो आपका कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, स्किल्स कह सकते हैं, उन सब चीज़ों का, तो यहाँ पर फिर तो ये चीज़ 20 मार्क्स की हो जाएगी, अदरवाइज़ 10 नंबर का रहने वाला है। तो आप जब भी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएं तो अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लें प्लीज़। और नेक्स्ट है इसके बाद जो और कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे, तो उनके भी हम बात कर लेते हैं। अभी आरयू पैट में क्वालिफाइड होने पे सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन है, या फिर हमें विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है? तो केवल डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिशन है, वो भी फ़ोटोकॉपीज़। और एक बच्चे ने पूछा था मैम TCCC अभी चाहिए कि क्या? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आपका फाइनल सिलेक्शन वगैरह होगा तब वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और एक कैंडिडेट का पूछना है कि आरयू वालों ने डॉक्यूमेंट बोथ साइड अपलोड करने को कहा है, और मैंने सिंगल साइड ही अपलोड करा है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाएं, आपका डॉक्यूमेंट में अगर पीछे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट है तो डबल साइडेड ले जाइएगा, आपको लगता है नहीं है तो सिंगल साइड ले जाना, सिंपल। इसके बाद है गुड मॉर्निंग मैम, इसका मतलब इन्होंने जो आपका रिज़ल्ट शो किया गया है
उसकी जो गाइडलाइंस थी रेड वाली कास्ट सर्टिफिकेट वाली, उसके बारे में पूछा था, जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। मैम डॉक्यूमेंट सबमिट का टिल 29 फेब तक है, तो 29 फेब तक कभी भी जाकर जमा करवा सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट? बिल्कुल, आप 29 तक कभी भी जाइए, कोई इशू नहीं है। 29 तो लास्ट डेट है, 29 तारीख को शाम 4 बजे तक आप अपने डिपार्टमेंट में पहुंच सकते हैं, कभी भी कोई इशू नहीं है। और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट लिखा है तो वो मैं बता चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिट वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वालिफाई किया उनके लिए है या इंटरव्यू वालों के लिए है? तो यहाँ पर जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना, सबके लिए है, तभी तो उनको पता चलेगा कि मतलब किस किस कैंडिडेट का कितना मार्क्स रहा है, क्योंकि ये जो आपका पैट हुआ है वो अभी एक अलग बॉडी के अंडर में हुआ है। अब चीज़ें जा चुकी है कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपार्टमेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी है, तभी तो हम मेरिट लिस्ट तैयार कर पाएंगे। और हार्ड कॉपी का बोला है तो वहीं सबमिट करवानी होगी ना जाकर मैम। अगर आप जयपुर में रहते हैं और इजीली जा सकते हैं तो मेरा मानना है तो हर स्टूडेंट को अपने आप जाकर सबमिट करवाना चाहिए। बहुत बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि कहीं डॉक्यूमेंट मिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो एक आंखों देखा हो जाता है, तो हमें भी रिलैक्सेशन रहता है। और मेरा मानना है इस बार जो 90% अटेंडेंस रही है उन्हीं कैंडिडेट्स की रही है जो बहुत सीरियस थे अपने PhD एडमिशन के लिए, तो आप लोग किसी भी प्रकार की रिस्क मत लीजिएगा। और इसके अलावा है आई वॉन्ट टू गेट रिसर्च प्रपोजल्स नॉलेज, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरा 3rd वीडियो देखें। और नेक्स्ट है गाइज जनरल सी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आई होप एंड विश की जो वीडियो है वो यूज़फुल रहा होगा। मैंने कोशिश यही की है कि जितनी भी बातें हैं मैं क्लियर कर पाऊँ, और स्टिल फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, अपना फीडबैक देना भी आप मत भूलिएगा। और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना फॉर PDFs और क्विक अपडेट्स के लिए यू मे ज्वाइन मी ऑन माई व्हाट्सएप, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ एक चीज़ ये है कि आई एम रिसीविंग कॉल्स लाइक लॉट्स ऑफ व्हाट्सएप कॉल्स फ्रॉम योर साइड, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इट्स रियली नॉट पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी कॉल, बट हाँ मैंने जैसा हमेशा बताया कि मैसेजेस का रिप्लाई मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि क्विकली हो पाए, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और आई नो कि आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं, बट कुछ कैंडिडेट सडनली कभी भी कॉल कर देते हैं कुछ, तो थोड़ा सा उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, मैसेज ड्रॉप करके रखें, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो श्योरली आपको आपका बेस्ट और ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आई होप एंड विश अगेन कि मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जो कि श्योरली आपका वीडियो है CM स्कॉलरशिप योजना के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रख के स्वस्थ रहें, खुश रहें, किसी प्रकार की रिस्क ना लेते हुए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। एक चीज़ ये है कि MLSU के फॉर्म्स निकल चुके हैं, तो कैंडिडेट्स आप मेरा वीडियो देखकर वो फिल कर सकते हैं। इसके RM की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे ऐप पर से क्वेश्चंस खरीद सकते हैं। और इसी के साथ रिसर्च प्रपोजल जो है तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेंस। सो जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।